साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 23 अगस्त। 23 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं इस वीडियो में देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को किस विशेष दिवस के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो ये ऑप्शन बी सही होगा इसमें, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। देखिए, चंद्रयान तृतीय की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग यानी शिव शक्ति पॉइंट की ऐतिहासिक उपलब्धि के याद में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो देखिए, अगस्त माह में इंपॉर्टेंट डे कौन कौन से मनाया गया है उसे एक बार देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया गया। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 2 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया और 2 अगस्त को ही राष्ट्रीय तरबूज दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को क्लॉफ सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को ही नाइजर स्वतंत्रता दिवस नाइजर में मनाया गया। 4 अगस्त को सहायता कुत्ता दिवस मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय, और 4 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय उल्लू जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया और 6 अगस्त को ही विश्व स्तनपान दिवस भी मनाया गया, सप्ताह मनाया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया और 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया और 8 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नाकासाकी दिवस मनाया गया और 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। देखिए, इसमें अगर आप जाएंगे एक दिन पीछे तो उसमें कुछ दिवस अलग होते हैं, इसमें अलग होते हैं। तो उस पार्टिकुलर दिन बहुत सारा दिवस विश्व में या देश में मनाया जाता है, तो हर वीडियो में बारी बारी से उसको जगह दिया जाता है। चलते हैं आगे। तो 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और 10 अगस्त को ही विश्व जैव ईंधन दिवस और 10 अगस्त को ही राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस मनाया गया। 11 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया और 11 अगस्त को ही चांद ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस मनाया गया और 12 अगस्त को ही राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। अब आप बताइए कि भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? इसके पहले वीडियो में बताया था आपको, कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए। 13 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय वाम हस्त दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस भी 14 अगस्त को है। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त को ही बांग्लादेश राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। 16 अगस्त को बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय शोक मनाया। 16 अगस्त को फारसी नवरोज या नव वर्ष त्योहार मनाया गया और 16 अगस्त को ही वेलिंगटन युद्ध दिवस मनाया गया। 17 अगस्त को नागपंचमी मनाया गया। 17 अगस्त को ही इंडोनेशिया स्वतंत्रता दिवस मनाया अपना। 18 अगस्त को थाईलैंड राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को ही विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को ही राष्ट्रीय मच्छर दिवस मनाया गया और 20 अगस्त को ही अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया और 21 अगस्त को ही आतंकवाद पीड़ित स्मृति दिवस मनाया गया। 22 अगस्त को मद्रास दिवस मनाया गया और 22 अगस्त को ही धार्मिक हिंसा पीड़ित स्मृति दिन मनाया गया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 23 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है। तो इसमें है दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, यूनेस्को द्वारा हर साल 23 अगस्त को ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार की त्रासदी में पीड़ित लोगों को याद करने और उनके कारणों को गंभीर समीक्षा करने के लिए दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण में के लिए इंटरनेशनल दिवस
ये मनाया जाता है। तो बात हुई है यूनेस्को की, तो आइए यूनेस्को के बारे में बात करें। तो यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को यानी UNESCO, इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यूनेस्को ये संयुक्त यानी यूएन का संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहां है? पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 ईस्वी में। और देखिए ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। देखिए यूनेस्को में वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं और 12 सहयोगी राष्ट्र इसके हैं। तो इसका मुख्य क्षेत्र तो 5 है। उस क्षेत्र में काम करता है जैसे शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति और संचार, दूरसंचार और संचार के क्षेत्र में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है यूनेस्को का द्वारा, अगला प्रश्न है 23 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 की मुख्य गतिविधियों का केंद्र बिंदु भारत के किस बढ़ते क्षेत्र को बढ़ावा देना है? तो देखिए ये है ऑप्शन बी सही होगा, निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप और कमर्शियल स्पेस इकोसिस्टम। देखिए भारत सरकार इस वर्ष अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी और भारतीय अंतरिक्ष नीति को वैश्विक मंच पर बढ़ावा दे रहा है। चलते आगे। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है जिसमें 405 आइटम शामिल हैं? यह है रक्षा मंत्रालय। देखिए रक्षा मंत्रालय ने सेनाओं के लिए आयात घटाने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह सूची जारी की है। चलते आगे। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किन राज्यों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 4 बड़ी मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो यह है ऑप्शन ए सही होगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। देखिए रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने के लिए इन 4 राज्यों में ट्रैक विस्तार को हरी झंडी दी गई है जिसमें से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। चलते आगे। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार में भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन में अपडेट करने की मंजूरी दी गई है? तो यह है ऑप्शन इसमें बी सही होगा, NH-22। देखिए इस परियोजना को हाइब्रिड इक्विटी मोड के तहत विकसित किया जा रहा है। चलते आगे। अगला प्रश्न है हाल ही में किस विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा प्रस्तावित किया गया है? किसके द्वारा? देखिए ये है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा ढांचा में सुधार करना और खाद्यान्न वितरण को आर्थिक पारदर्शिता इसमें बनाए रखने के लिए किया गया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस पुराने अधिनियम के तहत दी गई उद्योग की परिभाषा को बदलने या नए सिरे से व्याख्या करने का निर्णय सुनाया है? तो देखिए ये ऑप्शन ए सही होगा, औद्योगिक विवाद अधिनियम। देखिए कोर्ट ने श्रम कानून की आधुनिक व्याख्या के तहत पुराने कानूनी मापदंडों में बदलाव का निर्देश दिया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार द्वारा गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश समुदायों के कल्याण के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है जो वर्तमान में चर्चा में है? तो देखिए ये है ऑप्शन बी से होगा, सीड योजना। देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा DNT समुदाय को स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका प्रदान करने के लिए सीड योजना इसमें चलाया जा रहा है। देखिए सीड योजना क्या है? देखिए सीड योजना का फुल फॉर्म सीड का स्कीम फॉर इकोनॉमिक्स एम्पावरमेंट ऑफ DNT।
देखिए, फरवरी 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है। यह विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु यानी डीएनटी, एनटी और एसएनटी समुदायों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आजीविका की मदद देकर उनका जीवन सुधारने के लिए बनाई गई है। तो इसकी शुरुआत हुई कब? फरवरी 2022 में। बजट में 5 साल के लिए ये 200 करोड़ रुपया बजट को दिया गया है। विभाग क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इस योजना के देखिए 4 मुख्य काम है। मुफ्त शिक्षा यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी कोचिंग और हर महीने छात्रवृत्ति देना, और स्वास्थ्य बीमा यानी आयुष्मान भारत यानी पीएमजेएवाई योजना के तहत इनको जोड़ना, मुफ्त इलाज देना, और आवास सहायता, घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक मदद देना, और आजीविका सहयोग यानी काम धंधे और रोजगार के लिए समुदाय के समूह को वित्तीय सहायता देना। तो 4 हो गया, मुफ्त शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य बीमा हो गया, आवास सहायता हो गया और आजीविका सहयोग हो गया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2026 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा कार्यात्मक सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है आर्मेनिया के साथ। देखिए, भारत और आर्मेनिया के बीच हाल ही में के दिनों में रणनीतिक और रक्षा संबंधों में तेजी से प्रगति हुई है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने किस पड़ोसी देश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो देखिए, ये बांग्लादेश का। बांग्लादेश के राजनीतिक बदलाव के बाद मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को नया राष्ट्रपति बांग्लादेश का बनाया गया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत के डिजिटल कौशल विकास मॉडल की तर्ज पर वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ाने के लिए लॉन्च किए गए GDCBA का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, ये है ऑप्शन ए सही होगा, ग्लोबल डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग अलायंस। देखिए, ये गठबंधन विभिन्न देशों के बीच डिजिटल बुनियादी ढांचे और कौशल निर्माण क्षमता को बढ़ावा देता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को पुणे में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया इनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026। देखिए, सुरक्षा और कूटनीति के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत में तैरती सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा हाल ही में किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो दी गई है ये पीएम सूर्य घर योजना। देखिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाने को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। चलते आगे। अगला प्रश्न, आरबीआई के नियमों के अनुसार कर भुगतान के लिए यूपीआई के माध्यम से प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम कितनी राशि का भुगतान किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें, 5 लाख का। देखिए, टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए टैक्स भुगतान की यूपीआई लिमिट को 5 लाख तक बढ़ा दिया गया है। चलते आगे। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया था? तो ये है, देखिए ऑप्शन बी सही है इसमें, लावारिस जमा को खोजने के लिए। चलते आगे। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियामकीय स्वीकृतियों और आवेदनों की ट्रैकिंग को पारदर्शी बनाने के लिए शुरू किया गया केंद्रीकृत पोर्टल का क्या नाम है? तो इसका नाम है प्रवाह पोर्टल, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रवाह पोर्टल का उद्देश्य आरबीआई द्वारा दी जाने वाली विभिन्न स्वीकृतियों की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और आसान बनाना है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 100 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बन गए ऋषभ पंत। देखिए, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट क्रिकेट में यह खास उपलब्धि अपने नाम की है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो ये कर लिया है अपना पूरा, ऑप्शन बी सही होगा, 16 वर्ष इसने अपना पूरा कर लिया है। विराट कोहली ने 18 अगस्त को 2008 को श्रीलंका के खिलाफ अपना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप स्टैटिस्टिक्स योजना खबरों में रही है, यह किस क्षेत्र
के डेटा सुधार से संबंधित है। यह है कृषि क्षेत्र के। देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के फसलों के उत्पादन और क्षेत्रफल के आंकड़ों को अधिक सटीक बनाना है। चलते आगे। अब पूछते हैं, हाल ही में चिकित्सा क्षेत्र में चर्चा में रही किचुकी फुजीमोटो बीमारी मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो ये ऑप्शन ए सही होगा, लिम्फ नोड्स को। देखिए लिम्फ नोड्स को, यह एक दुर्लभ और सौम्य बीमारी है जो लिम्फ नोड्स में सूजन का कारण बनती है और हाल ही में इसके कुछ मामले बहुत ज्यादा इसके कुछ रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं। चलते आगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने हाल ही में डॉक्टरों के लिए किस नए नियम को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया है? यह है ऑप्शन ए से होगा, केवल जेनेरिक दवाएं लिखना। देखिए मरीजों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए एनएमसी जेनेरिक दवा के नुस्खे पर आधारित ज्यादा जोर दिया है। तो देखिए जेनेरिक दवा के बारे में, देखिए जेनेरिक दवा वह दवा होती है जो बिना किसी बड़े ब्रांड नाम के अपने असली रासायनिक नाम यानी साल्ट से बेची जाती है, लेकिन असर और गुणवत्ता में यह महंगी ब्रांडेड दवाओं के बिल्कुल बराबर होती है। जैसे उदाहरण के लिए बुखार के लिए क्रोसिन एक ब्रांड है, जबकि इसके अंदर मौजूद पैरासिटामोल इसका जेनेरिक नाम है। तो जेनेरिक दवाओं के बारे में पूरी जानकारी लोगों को तो होना चाहिए कि वो ब्रांड के पीछे न जाएं, अपना जो उसमें कंपोजिशन है, जिसमें क्या चीज उसमें है, उसको पहचाने। इसी पर जोर दिया गया है कि डॉक्टर जो ब्रांडेड नाम लिखते हैं किसी दवा का, तो वो ब्रांड काफी महंगा हो जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यानी उच्च शिक्षा में बड़े सुधार के तहत यूजीसी द्वारा हाल ही में शुरू की गई वन डे वन यूनिवर्सिटी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये है विश्वविद्यालयों का औचक निरीक्षण और मूल्यांकन करना। देखिए इसके तहत नियामक संस्थाएं यानी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और शैक्षणिक स्तर की जांच एक केंद्रीय समय सीमा के अंदर होनी चाहिए। तो बात हुई है यूजीसी की, तो यूजीसी के बारे में देख यूजीसी यानी इसका पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है, यानी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो देश के उच्च शिक्षा संस्थानों यानी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षा के मानकों को तय करते हैं, बनाए रखते हैं और उन्हें नियंत्रित करने का काम करते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए डिजिटल कृषि मिशन को कितनी राशि के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी है? तो ये ऑप्शन होगा ए सही, 2817 करोड़। देखिए यह मिशन किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और कृषि में एआई और डिजिटल टूल्स के उपयोग को बढ़ावा देगा। चलते आगे। प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में देश का पहला एआई स्कूल सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय चर्चाओं में है? तो यह है ऑप्शन ए केरल। देखिए केरल के तिरुवनंतपुरम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कर दी गई है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वैश्विक मंच ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई और आधार की सराहना करते हुए इसे विकासशील देश के लिए एक रोल मॉडल बताया है? तो देखिए विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी इन तीनों ने ये चीजें बोली है। देखिए भारत के वित्तीय समावेशन मॉडल की सराहना दुनिया के बड़े बड़े वित्तीय संगठनों ने की है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए चैनल से जुड़िए, इसमें प्रीवियस ईयर भी करा रहे हैं और स्टैटिक जीके का भी एक सीरीज चला रहे हैं और आपको पर डे एक करंट अफेयर्स विथ एक्सप्लेन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट